नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इस वीडियो में टोटल हम लोग 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका जिनका भी करंट में एग्जाम होने वाला है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी प्रकार अगर आप लोग और वीडियो चाहते हैं जो कि इसी टॉपिक से रहे, तो इसका हम लोग टोटल 3 वीडियो अपलोड करने वाले हैं, लेकिन वह आपके ऊपर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि और भी इसका वीडियो डालिए करके, तब इसका वीडियो बाकी का अपलोड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहीं पर हमारा बनता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। ठीक है, तो 50 प्रश्न कवर करेंगे, बहुत कम समय में कवर करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर लेते चलेंगे। तो क्या है, फिर से पढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन की योजना। ठीक है, इसके अनुसार क्या की गई है, तो भारत की संविधान सभा गठित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के प्रत्यक्ष सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो किन्होंने किया देखिएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, प्रांतों की विधानसभा। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हमसे पूछा गया है, अर्थात संविधान सभा की, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया है 9 दिसंबर 1946 को की गई थी इसकी स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू है, बी आर अम्बेडकर है, सच्चिदानंद सिन्हा है और राजेंद्र प्रसाद है। तो किन्होंने की थी, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसको अच्छे से याद रखिएगा ना, स्थायी बोला गया है कि अस्थायी बोला गया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन में कोई हड़बड़ी नहीं कीजिएगा। तो क्या बोला गया है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और जो इसका आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। समिति का नाम याद रखिएगा, क्या बोला गया है, प्रारूप समिति बोला गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो ये क्या थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो किनको नियुक्त किया गया था दोस्तों, और क्या नियुक्त किया गया था, तो संवैधानिक सलाहकार ये वहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बी एन राव। ठीक है, याद रखिएगा किनको, तो बी एन राव को। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो किन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया। ठीक है, क्या बोला गया है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया। तो कब पारित कर दिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इसको, अर्थात जो डेट है उसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। तो भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ है। 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है, 26 जनवरी 1949 है, 26 नवंबर 1949 है, 26 जनवरी 1950 है और 15 अगस्त 1947 है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत गणतंत्र कब बना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गणतंत्र पूछा है या फिर स्वतंत्र पूछा है, तो हमको क्या बोला गया है, गणतंत्र पूछा गया है। तो इसका आंसर सभी को लगभग पता होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है हमको बताना है। ऑप्शन ए दिया है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी दिया है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी दिया है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन डी दिया है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये जो प्रश्न है कम से कम 20 बार तो पूछा ही गया होगा सभी एग्जाम इधर उधर करके।
ठीक है, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 20 से कम नहीं होगा। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची है? अनुच्छेद और अनुसूची की बात की जा रही है जब पारित हुआ था उस समय। तो कभी भी अगर आपको ऑप्शन में ऐसा 4 ऑप्शन दिख रहा है, चारों में से अगर कहीं पर 8 दिखता है, अगर सिर्फ सिंगल में 8 है अनुसूची में, आप ठीक है अनुसूची की बात कर रहे हैं, अनुसूची में अगर सिंगल कहीं पर 8 दिख रहा है तो उसके साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। अब इधर देखो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। अगर माना कि किसी और में 8 रहता तब आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कितना अनुच्छेद है करके, लेकिन अगर सिर्फ आपको 8 अनुसूची दिखता है और बाकी किसी में और 8 अनुसूची नहीं है तो आप उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अर्थात उस समय कितनी अनुच्छेद थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? अब यह प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई, देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? ठीक है, तो कौन सी विशेषता है जिसको इंग्लैंड से ली गई है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, संसदीय प्रणाली, ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है वर्तमान में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ठीक, अनुसूची की बात की जा रही है, तो किस अनुसूची में है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, प्रथम अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है तो किससे है? दोस्तों ये हमसे पूछा गया है और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 19वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? ठीक है, तो बताना है किस अनुसूची में है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में है। और इसमें कितनी है? तो याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो किस अनुसूची में रखे गए हैं दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो किस अनुसूची में है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है? तो ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में की गई है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया है या फिर अनुसूची पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या फिर अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये भी पूछा गया प्रश्न है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, संसद को है, प्रधानमंत्री को है, लोकसभा अध्यक्ष को है? तो किसको है? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, संसद को है। अगला प्रश्न देखते हैं। 27वें नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो कब किया गया है भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वह किया गया है 1953 ईस्वी में। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को यहाँ मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिए है, भाषाई आधार पर गठित
भारत का प्रथम राज्य था, तो कौन सा राज्य था दोस्तों, जो कि भाषाई आधार पर गठित है। ठीक है, ये अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 30वें नंबर का प्रश्न है। चलिए प्रश्न देखते हैं, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो किस वर्ष किया गया है, देख सकते हैं 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन पहला अर्थात ए, 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, एवं भी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है भारत की नागरिकता। ऑप्शन ए है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, और ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है। तो किस प्रकार किया जा सकता है भारतीय नागरिकता का अंत, हमको यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है नागरिकता का परित्याग करने से, ऑप्शन बी दिया है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, ऑप्शन सी दिया है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रकार से। तो किस प्रकार हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जिसमें बोला गया है उपरोक्त सभी प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ठीक है, नहीं है बोला गया है ना, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति स्वामित्व। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है। तो कितनी संख्या है आपको बताना है। अगर यहाँ से चेंज हो जाएगा तो आप इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है प्रेजेंट में कितनी है। अगर ऑप्शन में दिख रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो आप अपने से लेकर के बताइएगा कितनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये हमसे पूछा गया ना, किसके बारे में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है। तो कितने मूल अधिकार, वर्तमान की बात की जा रही है ना, पहले नहीं है, तो वर्तमान की बात की जा रही है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 38वें नंबर का, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो किस अनुच्छेद में निहित है ये हमसे पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 40वें नंबर का प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान के अर्थात मूल अधिकार से यहाँ हटाया गया था। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है, और ये हमारे पास अंतिम जो 10 प्रश्न बचे हैं वो है। चलिए देखते हैं, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, तो क्या है, मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, विधिक अधिकार है। ठीक है, अर्थात जो अभी वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ना, जिसको मूल अधिकार से हटाया गया है, वह विधिक अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो किसके तहत है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21A के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 43वें नंबर का प्रश्न है, प्रश्न दिया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है दोस्तों, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेबियन कार्पस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अच्छे से इसको याद रखिएगा, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है ये हमसे पूछा गया है, और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, 46वें नंबर का प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो किसमें निहित है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व में, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है तो यह क्या है? वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, अंशतः वाद योग्य है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, वाद योग्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 48वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अनुच्छेद 44। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो किस राज्य में है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो किस वर्ष तक के बच्चों को है? तो इसका आंसर लगभग सभी को पता है, 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और दूसरे वीडियो के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा कि दूसरा वीडियो प्रोवाइड कराइए सर करके, तब दूसरा वीडियो इसके लिए बनाया जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।